radiations. Dual, dual means double. Nature, matter, radiation. ठीक है. Dual nature of matter और radiation होता क्या है? Dual nature of matter and radiation means that radiation sometimes behaves as particle and sometimes behaves as wave. Radiation sometimes behaves as particle and radiation sometimes behaves as wave. इसको बोलते हैं dual nature of matter and radiation. ओके, उसके बाद एक वर्ड है फोटोन. फोटोन तो फोटोन क्या होता है? फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी. पैकेट मींस बंडल ऑफ एनर्जी. फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी which is emitted by the source of radiations. Photon is the packet of energy which is emitted by the source of radiations. अब source of radiations कुछ भी हो सकते हैं. एनर्जी कितनी होती है फोटोन की? एनर्जी ऑफ फोटोन. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज, इसको हम लिखते हैं E से, E इज इक्वल टू एच न्यू. जहां पे H क्या है? H इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट. और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. H is the Planck's constant and nu is the frequency of the radiation. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E is equal to H C upon lambda. तो C क्या आ जाएगा? velocity of radiation. और आपको पता है रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन इज द लाइट. तो रेडिएशन ट्रेवल करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो यहां पे C जो होगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. और लैम्डा, लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इज द वेवलेंथ. लैम्डा इज द वेवलेंथ. तो फोटोन, फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ रेडिएशंस. और फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. ई इज इक्वल टू एच, क्योंकि न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा होता है. एच सी अपॉन लैम्डा. अब फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन? तो इस चीज को आप देखोगे, फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी स्पीड जो होगी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. बट किस में? वैक्यूम के अंदर. फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सेकेंड प्रॉपर्टी, फोटोन ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. Photon always travels in straight line. Third, rest mass of photon is 0. जब फोटोन रुका हुआ होगा, जब फोटोन मूव नहीं कर रहा होगा, तो उसका मास क्या होगा? 0. इट मींस फोटोन जो है वो जब रेस्ट पोजीशन होगी तो फोटोन एग्जिस्ट नहीं करेगा. फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट.
फोटोन जब रेस्ट पोजीशन पे होगा तो इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स रेस्ट मास इज 0। ठीक है, तो हमें पता है कि मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास। अब फोटोन जो है मूव करता है विद वेलोसिटी इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो इन वैक्यूम फोटोन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें देन यू विल गेट m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 0। ठीक है, तो आप इसको इधर को ले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, m नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फोटोन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। फोटोन विल कैरी नो चार्ज या फोटोन विल हैव नो चार्ज। उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। मोमेंटम जो होता है फोटोन का P इज इक्वल टू E अपॉन C। P इज इक्वल टू E अपॉन C। अब E क्या है, h न्यू अपॉन C। अब न्यू क्या होता है, h c अपॉन न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा अपॉन C। C से C कैंसल हो गया, तो मेरे पास P क्या आया, h अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहां से हम फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा को इधर ले आओ और P को इधर ले आओ, तो लैम्डा निकाल सकते हैं हम। तो लैम्डा क्या आया, h अपॉन P, बट P क्या होता है, mv होता है। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, वेवलेंथ क्या आ जाएगी, h अपॉन mv। ओके, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं E इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, बट E क्या होता है, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, यहां से हम m निकाल सकते हैं, तो m क्या आ जाएगा, h न्यू अपॉन c स्क्वायर, बट न्यू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा इंटू c स्क्वायर। तो c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास m क्या आ जाएगा, h अपॉन c लैम्डा। तो लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं फोटोन की, और फोटोन के बारे में हमने सीखा अभी। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस से मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है।
किसी मेटल सरफेस से मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब नेचुरली मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स जो होंगे इनके सराउंडिंग में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब उस मेटल सरफेस के किसी एटम से मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ओके, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मुझे मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए मुझे जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, उस मिनिमम एनर्जी को मैं बोलूंगा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ, किसी मेटल का मिनिमम एनर्जी required to release an electron from its surface. Minimum energy required to release an electron from its surface is known as work function of the metal. Simple. वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसको मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी यूनिट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ठीक है। और अलग अलग मेटल्स जो होगी उनका वर्क फंक्शन, उनके लिए वर्क फंक्शन अलग होगा। वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। याद रखना है आपने। केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं सभी मटेरियल्स के, वो सभी के डिफरेंट होते हैं। हर एक में जो एटम्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग अलग तरह से होती है, ठीक है। तो अलग अलग मेटल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो अलग अलग एनर्जी ही तो वर्क फंक्शन होता है। तो इसलिए अलग अलग मेटल्स जो होंगी उन सभी का वर्क फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। आगे डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when passing through a potential difference of 1 volt. means ये मेरे पास कोई दो मेटल प्लेट्स हैं, इनके बीच में यह है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल मींस पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। इट मींस यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में V है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ को मूव करेगा, तो वो जो जितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है, उस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ओके। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसके इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ये तो आ गया चार्ज कूलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ओके। और कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल। तो ये किसका बराबर होगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन फैक्टर्स के ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। किन फैक्टर्स के ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है।
ठीक है, तो वर्क फंक्शन एक तो डिपेंड करता है कि मेटल की प्रॉपर्टी, एंड इट्स सरफेस, सरफेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मेटल का सरफेस कैसा है, ठीक है, और मेटल की खुद की प्रॉपर्टीज कैसी है, मेटल कैसी है, इसके ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो फिनोमिना रहेगा, किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो फिनोमिना रहेगा, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। वर्क फंक्शन तो था कि कितनी एनर्जी चाहिए किसी मेटल के सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उसको तो हम बोल रहे थे क्या, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होगा, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन टेक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस। जिस वे से हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं, उस वे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एमिशन बहुत तरह के हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन एमिशन तो यह है जिसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन के अंदर आप क्या करोगे, कोई मेटल सरफेस होगा, आप उसको हीट करोगे, आप उस मेटल को हीट करोगे, ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब हम किसी मेटल को हीट करेंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे मेटल सरफेस के उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो सरफेस बैरियर है उसको, सरफेस बैरियर क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो हीट एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और सरफेस बैरियर जो है उसको ओवरकम करेंगे। मतलब जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो होगी उस मिनिमम एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम सरफेस बैरियर बोल रहे हैं, सरफेस बैरियर इज आल्सो एनर्जी, उस एनर्जी से ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे उस मेटल सरफेस से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम थर्मियॉन्स बोलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन फर्स्ट काइंड थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन के अंदर हम हीट सप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सरफेस बैरियर से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब लाइट इन्वॉल्व होगी इसमें। तो मेरे पास कोई भी मेटल है, उस मेटल से मुझे इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ लाइट बाहर निकालने हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इस केस में क्या होता है कि कोई लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल करती है इस मेटल के ऊपर, जिसके कारण इस मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एंड जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। निकलते कैसे हैं, क्या होता है, अंदर का प्रोसेस क्या रहता है, वो आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। ठीक है,
उसके बाद है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, मेटल के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही उसके ऊपर गिराएंगे और उससे इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकालेंगे। तो जब हम किसी मेटल के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है उनको इंसिडेंट करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस जो होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनका नाम क्या होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एमिशन, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन में हम क्या करते हैं कि वो जो मेटल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम अप्लाई करेंगे इस मेटल को तो इससे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। ओके, और इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझनी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। इट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, when light of suitable frequency or energy falls on it। ठीक है, और जो बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉनिक फोटो, जैसे हमने लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैं इसलिए बोल रहा हूं E = h न्यू, तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो या एनर्जी बोल लो या फ्रीक्वेंसी बोल लो। जैसे लाइट आप सुटेबल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल के ऊपर फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये करंट प्रोड्यूस करेंगे, अब बाहर निकलेंगे और मूव करेंगे, और करंट पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चलने के साथ करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये करंट प्रोड्यूस करेंगे, उस करंट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या मिल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और साथ में फोटो इलेक्ट्रिक। अब ये जो हमारे सोलर पैनल्स रहते हैं, जितने भी सोलर पैनल्स रहते हैं वो इसी इफेक्ट के ऊपर बेस्ड हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, कि ऊपर से सनलाइट उनके ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, अंदर फोटो सेल्स लगे हुए हैं, फोटो सेल्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड में, फोटो डायोड जिसको आप बोलते थे। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता था, इलेक्ट्रॉन एक उससे दूसरी तरफ मूव करते थे, कैथोड से एनोड की तरफ को मूव करते, जैसे वो मूव करते थे करंट प्रोड्यूस होता था, और उस करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है, ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा।
experimental setup for photoelectric effect study. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले लेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये मैंने ग्लास ट्यूब ले ली जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। एक इलेक्ट्रोड का नाम हम रख देंगे कैथोड। कैथोड होगा तो ये किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एनोड होगा। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। पॉजिटिव को बड़ी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को इससे। बीच में एक की लगा देंगे ऑन ऑफ करने का बटन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड सी जो है जिसको हम कैथोड बोल रहे हैं, दूसरे का नाम मैंने रख दिया एनोड। कैथोड सी जो होगा इट इज मेड अप ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। अब फोटोसेंसिटिव मटेरियल है कि अगर इस कैथोड के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वो उस लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, यानी उस मटेरियल के ऊपर लाइट का इफेक्ट पड़ सकता है। तो कैथोड सी इज मेड अप ऑफ मटेरियल, फोटोसेंसिटिव मटेरियल, या इसको हम फोटोसेंसिटिव प्लेट भी बोलेंगे। ठीक है, अब इस ट्यूब में एक विंडो होगी। इस ट्यूब में यहां पे एक विंडो होगी और इस विंडो से लाइट फॉल करेगी कैथोड के ऊपर। इस लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। यूवी, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और ये हमारा जो एनोड है इसके पोटेंशियल को हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये तो आ गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बीच में हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है क्या कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस एनोड और कैथोड के बीच में कितना है। उस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। एक चीज और, अब कितना करंट प्रोड्यूस हुआ इस लाइट के इस कैथोड के ऊपर फॉल करने से, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो जो कहां जाएंगे, एनोड की तरफ को जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक माइक्रो एमीटर यूज करेंगे, क्योंकि ये करंट जो होता है बहुत कम प्रोड्यूस होता है, इसलिए माइक्रो एम्पियर्स में हम इसको मेजर करते हैं। अब मुझे जो पोटेंशियल मैं एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाई कर रहा हूं, मुझे उसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस होगा। मैं करंट, मुझे पोटेंशियल को चेंज करना है तो मैं क्या करता हूं, रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, V इक्वल टू IR। तो मैं यहां पे एक रियोस्टैट लगा दूंगा। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके,
अब हम देखते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि रियोस्टेट की हेल्प से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज करेंगे और उस जो हम चेंज कर रहे हैं उसको हम वोल्ट मीटर में रीड करेंगे। तो जब हम अभी हम बाकी चीजें भी स्टडी करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट उसको चेंज करके देखेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो पहले केस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे और कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या करेंगे इस केस में, हम फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है उसको कांस्टेंट कर देंगे। जो लाइट, हमें ये मान लेंगे कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज कांस्टेंट। लाइट की फ्रीक्वेंसी इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। लाइट फॉल कर रही है पर उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। और जैसे ही आपको पता कैथोड के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो कैथोड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो किस तरफ को जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट एनोड की तरफ को जाएंगे। ये कैथोड आ गया, ये एनोड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एनोड को मोर पॉजिटिव बनाते जाएंगे, एनोड को और ज्यादा पॉजिटिव बनाते जाएंगे और माइक्रो एमीटर जो था मेरा यहां पे लगा हुआ, इसमें रीडिंग नोट करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है जैसे जैसे हम उसको इंक्रीज करते जाते हैं तो जो करंट इस माइक्रो एमीटर में है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर कुछ समय के बाद ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, कुछ समय के बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये नहीं है कि आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, करंट भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनिशियल स्टेज पे जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस जो उसको इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस की एक ऐसी वैल्यू आती है जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। अगर हम एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें, कर सकते हैं, रियोस्टेट की हेल्प से हम ये भी कर सकते हैं। अगर एनोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें और हम उस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करें धीरे धीरे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वी विल सी दिस इन ग्राफ। पहले हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस जो एनोड था उसका पोटेंशियल जो हम इंक्रीज कर, मान लो कैथोड का आपने फिक्स रखा है, एनोड का आप इंक्रीज करते गए तब भी पोटेंशियल डिफरेंस तो इंक्रीज होगा। ठीक है, और हमने ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो इनिशियल स्टेज पे तो वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन पोटेंशियल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा।
अब हम अगर एनोड जो है उसके पोटेंशियल को कम करना शुरू कर दे, कम करना उसको हमने बोला हम उसको नेगेटिव करना स्टार्ट कर दे, तो हम देखेंगे कि जैसे हम पोटेंशियल जो है उसको एनोड का उसको नेगेटिव कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा फास्टली, नॉट स्लोली। इंक्रीज स्लोली होता है और डिक्रीज फास्टली होता है, ठीक है। और ये किसी सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जिस नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो उसकी वैल्यू जीरो होती है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं V नॉट से। तो अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल जो है उसकी डेफिनेशन बोलनी हो तो हम ये बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल इज दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल which is applied to anode for which photoelectric current becomes zero, for which photoelectric current becomes zero। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल वो उस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू है जो हमने अप्लाई करा किस पे, एनोड के ऊपर अप्लाई किया, और जिसको अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। ठीक है, इस स्टेज पे क्या होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन ना बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो ट्यूब के अंदर ही हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर ही है, पर वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एनोड। अब वो मेटल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए हम वर्क फंक्शन वगैरह पढ़ रहे थे, वो मेटल ये है कैथोड। तो पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले केस में हमने ये स्टडी किया कि अगर हम एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो हमें ये पता चला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होता है अप टू सर्टेन वैल्यू, उसके बाद क्या होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद वो फर्दर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। देखते हैं इसको ग्राफ में। ऊपर की तरफ को हम ले लेंगे, ऊपर की तरफ को हम ले लेंगे करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इस तरफ को हम ले लेंगे पोटेंशियल, ठीक है। इस तरफ को पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो इस तरफ को पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां हम क्या ले लेंगे, इस तरफ को पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इस तरफ को पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और ऊपर की तरफ को हम ले लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। शुरू में हम जैसे पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। जैसे जैसे हम उस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, जब पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, जब पोटेंशियल जीरो होगा उस समय कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट हो रहे होंगे, ठीक है, जिनके कारण फिर जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होना स्टार्ट होंगे, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से इंक्रीज होगा।
फिर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होने के बाद उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी एंड दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा, फिर उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। इसकी वैल्यू क्या होगी इसके बाद? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल जो है उसको कम करेंगे, उसको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे, जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे, जिस नेगेटिव वैल्यू को हम कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, उस वैल्यू के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे जाके और इसको हम डिनोट करेंगे V नॉट से। सौरभ धीमान क्लियर है? तो ये ग्राफ बना हमारा for when we are preparing the graph, we are drawing the graph between potential, effect of potential on the photoelectric current, effect of potential on the photoelectric current. ठीक है, दूसरा केस है कि जो लाइट हम फॉल कर रहे हैं कैथोड के ऊपर, the light which we are falling on the cathode, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। Effect of intensity of light on photoelectric current। जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हम इसके पिछले केस में हमने क्या किया था, लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी, तो मींस लाइट की इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। अब ये आप पीछे पढ़ चुके हो कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन आपने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी रिलेशन है। तो अगर हम इंटेंसिटी जो पिछले केस में हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया, मतलब हमने उसकी इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया था जब हम पोटेंशियल को चेंज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल को कांस्टेंट कर देंगे, तो हम इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी जो लाइट है उसको चेंज करेंगे। इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे, तो हम एनोड जो है उसका पोटेंशियल जो है पॉजिटिव पोटेंशियल उसको फिक्स कर देंगे, उसको कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लाइट जो है उसको ट्यूब के ऊपर फॉल करेंगे।
अब लाइट जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की उस ट्यूब के ऊपर, कैथोड के ऊपर फॉल करेगी, फिर से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड एनोड की तरफ को जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ को जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ इंटेंसिटी के साथ। मैं आपको बताता हूं, इस तरफ को मैं इंटेंसिटी ले लेता हूं और इधर को मैं करंट ले लेता हूं। तो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसको जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। कांस्टेंट इंटेंसिटीज को वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो करंट तो इसी तरह से इंक्रीज होगा, पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इस केस में भी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। V नॉट हमने इंटेंसिटीज चेंज की, करंट वैसे ही इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट रखा है हमने। ठीक है, पर अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ को बात करेंगे, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर इंटेंसिटीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हम यहां से निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट अफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। ऑफ लाइट कैसे इफेक्ट करती है किसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें सिंपली, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां आई से मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट और आईपी से मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, यहां से सिंपल सी बात आपने अंडरस्टैंड कर ली कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, यहां पे हमने क्या चीज कांस्टेंट रखी है, यहां पे हमने कांस्टेंट रखा है पोटेंशियल, एक फिक्स्ड पोटेंशियल जो है हमने मेंटेन कर दिया। तो ये चीज हो रही है। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में हम ये देखेंगे, दो अगर हम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है उसको फिक्स कर दें और पोटेंशियल इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी चेंज करें और पोटेंशियल चेंज करें, तो हमने देखा था दो डिफरेंट इंटेंसिटीज दो अलग अलग लाइट्स मान लो, दो डिफरेंट इंटेंसिटीज जो है उनके लिए जो ग्राफ है, क्या हो गया, एक ले लेते हैं I1 और दूसरी ले लेते हैं I2। ठीक है, तो उसके लिए जब हम पोटेंशियल के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, एक इंटेंसिटी के लिए मैं बना लेता हूं, कुछ ऐसा आ रहा था जिसमें हमने ये बोला कि इनिशियल स्टेज पे तो करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो इंक्रीज होगा, ओके, विद पोटेंशियल, विद पोटेंशियल। ठीक है, दूसरे के लिए, दूसरी इंटेंसिटी के लिए ये आया, ठीक है, और उसके बाद फिर से ये कांस्टेंट हो जाएगा। और दोनों केसेस में क्या रहता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है वो सेम रहेगा।
यानी इंटेंसिटी I1 के लिए, ठीक है, इंटेंसिटी I2 है। इंटेंसिटी भले चेंज होती रहे, ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल जो होगा जब सैचुरेशन करंट 0 बढ़ तो रहा है, पर जब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो पोटेंशियल, जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो रहा है तो उस पोटेंशियल को हम कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल हर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सेम रहेगा। ये कंक्लूजन है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि हम इंसिडेंट लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे, अलग अलग एनर्जी की लाइट्स जो है उस कैथोड के ऊपर फॉल करेंगे। एनर्जी अलग अलग होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, इस चीज को हम देखते हैं। अब फिर से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ होगा हमारा पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो इधर हम पोटेंशियल ले लेंगे और इधर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज करेंगे। तो जब हम फ्रीक्वेंसी, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट जो है हम लेंगे, मान लो एक फ्रीक्वेंसी है ν1, दूसरी फ्रीक्वेंसी है ν2। दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट जो है उनको हम इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, पर इंटेंसिटी उनकी सेम रखेंगे। ये देखो थोड़ा सा है, ये दोनों डिफरेंट होंगी पर इंटेंसिटी दोनों की सेम होगी। दोनों की इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में, पोटेंशियल ऑफ द एनोड, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी एमिट होगा, ठीक है। तो जो हमारा करंट है ये तो इसी तरह से इंक्रीज होता है। पोटेंशियल के साथ करंट कैसे वेरी कर रहा है, इसी तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। पर इस केस में क्या होगा, जो सैचुरेशन करंट है, जहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, वो सेम होगा। यानी सैचुरेशन वैल्यू जो होगी वो सेम टाइम पे आएगी। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम सेम टाइम पे होगा, मतलब उसकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के केस में क्या होगा कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट मे बी डिफरेंट। इट मे बी डिफरेंट। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए अलग होगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी वाले के लिए अलग होगा। जैसे मैं इसको मान लेता हूं, ये ν1 के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और ये ν2 के लिए कर रहा हूं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 ये आएगा, V01 और ये V02, ठीक है। हमें यहां पे ये देखना पड़ेगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां से हम कंक्लूड क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो यानी V0 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ज्यादा एनर्जी होगी इंसिडेंट लाइट की तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा नेगेटिव पे आएगा।
कम एनर्जी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, ठीक है, इंसिडेंट लाइट की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो कम एनर्जी के ऊपर कम नेगेटिव वैल्यू के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहां से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज। ओके, so greater the frequency of the incident light, greater will be the stopping potential। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है कि जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें यह पता चलता है ये ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन होगा, पर ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करती है। ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक जुगनू लिया और उस ग्लास ट्यूब के ऊपर रख दिया कि यहां से जुगनू से लाइट निकल रही है और कैथोड के ऊपर जा रही है और इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एक पर्टिकुलर एनर्जी जब मेटल सरफेस को मिलेगी तभी उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, उससे तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है और उसके और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इन दोनों के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें तो ठीक है, तो ये ग्राफ जो आता है, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, पर ये ग्राफ जो है कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करता। मैं इस तरफ को ले रहा हूं, मैं इस तरफ को ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी और इस तरफ को मैं ले रहा हूं पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इससे यह पता चलता है कि अगर किसी भी एनर्जी की लाइट फॉल होती तो इलेक्ट्रॉन एकदम से एमिट होना स्टार्ट हो जाने थे। ऐसा नहीं है। लाइट एक पर्टिकुलर एनर्जी की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जैसे ही कैथोड के ऊपर फॉल करेगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। क्लियर है ये बात? तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होता है, उस मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वो उस सब्सटेंस की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है। ठीक है, अलग अलग मेटल्स होंगी, वो अलग अलग उनके सरफेस बैरियर्स होंगे, अलग अलग एनर्जी के रेडिएशंस के ऊपर उनका बिहेवियर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और वो अलग अलग अमाउंट के फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करेंगी। तो यहां से हमें एक लास्ट में हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि एट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी है उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि उतनी मिनिमम चाहिए, उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा। बीच में अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट होगा तो आपने मेरे से पूछना है। थैंक यू वेरी मच।